हेलो मित्रों, मैं सौरभ मित्रा दोबारा आपके साथ हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेके। थोड़ा डिले हो गया। लास्ट हम लोग कुछ 2-3 दिन पहले लेक्चर डाले थे। ये 2-3 दिन का गैप हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग मेकअप करने का कोशिश करेंगे जितना होगा। आज हम लोग एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे और पिछला जो टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड एक डेरिवेशन भी है, उसको भी देखेंगे। उसके साथ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थोड़ा क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक, फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन भी जाएगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिछला एक टॉपिक पढ़े थे, जे वेक्टर। याद है क्या था? इसको बोले थे जे वेक्टर। इसको बोला गया था करंट डेंसिटी। ठीक, करंट डेंसिटी मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया से, उसको बोले थे जे वेक्टर। ठीक, ये था आई, कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया से, उसको बोले थे जे कैप। ठीक, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए था, मतलब जे मॉड ए कॉस थीटा, ये था फॉर्मूला। ठीक, बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, हम लोग लास्ट क्लास में ओम्स लॉ पढ़ चुके थे, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आज हम लोग उसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है? ठीक, समझते हैं। इसी जे का एक एक्सप्रेशन आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक, यही है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, हम लोग डिराइव करेंगे, देखेंगे जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई कैसे आ रहा है। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले ये बताओ, आई इज इक्वल टू कितना था? एन ई ए वी डी। तो जे इज इक्वल टू कितना होगा? मैग्नीट्यूड लेके बात कर रहे, ठीक। आई बाई ए मतलब एन ई वी डी। ठीक, चलो वी बताओ तो कितना है? वी डी इज इक्वल टू ई ई टाउ बाई एम। तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। जे इज इक्वल टू, एक्चुअली यही है सिग्मा। और इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, अब ये सिग्मा क्या है पहले वो समझते हैं। हाँ, तो जो ये सिग्मा है ना, इसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी था ना, रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? जब करंट फ्लो होता है तो उसमें जो अपोजिशन ऑफर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी क्या था? जब लेंथ 1 मीटर का हो और एरिया यूनिट हो, जब लेंथ यूनिट हो और एरिया यूनिट हो, उस समय जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उस कंडक्टर के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते थे? रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी का ही रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी। ठीक, जिसको इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक, मतलब हम लोग एक और बात बोल सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। और सिग्मा का वैल्यू कितना है? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ठीक, ये बात याद रखना। ठीक, ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा, वो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स। ठीक, तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें, कुछ छोटा सा एक बात था। ठीक, हम लोग आगे आएंगे। अच्छा, इसमें एक और बात देख सकते हैं, जे कैप का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर ई का डायरेक्शन है। डायरेक्शन देख सकते हैं, जे कैप किधर होगा? जिधर ई होगा। ठीक, अब सारा चीज एक साथ डायरेक्शन रिलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक, जिधर जे कैप होगा उधर ई होगा। ठीक, अब देखो पिछले, देखो हम लोग, तुम अगर ध्यान दोगे तो दिखेगा कि अभी तक जितना भी फॉर्मूला लगभग हम लोग डिराइव कर रहे हैं ना, सब फॉर्मूला में आई इज इक्वल टू एन ए वी डी का यूज होता है और एक वी डी का वैल्यू का यूज हो रहा है। पिछला भी जो डेरिवेशन किया गया था उसमें भी आई इज इक्वल टू एन ए वी डी का यूज किए थे और वी डी का यूज किए थे। मतलब ये दो फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। यही दो फार्मूला अगर याद रह गया ना, तो हम लोग सारा डेरिवेशन कर सकते हैं, हमको कुछ रटना नहीं पड़ेगा।
ठीक, लगभग जितना डेरिवेशन से हम सब कर सकते हैं अगर ये और एक वीडी का फॉर्मूला याद रह जाए। ठीक, वीडी का ये वाला ई टाउ बाई एम, और ई इज इक्वल टू वी बाई एल भी होता है, जहां जरूरत होगा वहां ये पुट करेंगे। ठीक, अब एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी किसको बोला जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी। ठीक, जे कैप, हाँ, करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। बात समझ में आया, मोबिलिटी का मतलब क्या है। ठीक, अब देखो मोबिलिटी हम लोग किसको बोलना चाह रहे हैं, मतलब कितना करंट डेंसिटी, मोबिलिटी मतलब, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक, करंट डेंसिटी नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ये तो अलग चीज है, करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा, जैसे J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई था ना, वैसे J बाई ई इज इक्वल टू हो गया सिग्मा। मतलब ये है एक्चुअली करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कंडक्टिविटी। ठीक, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मोबिलिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम था। ठीक है, और वी डी बाई ई तब क्या हो जाएगा, ई टाउ बाई एम। ठीक, और ये जो मोबिलिटी होता है ना, इसको हम लोग डिनोट करते म्यू से। ठीक, मोबिलिटी मतलब क्या होता है, अच्छा, मोबिलिटी का यूनिट अगर हम लोग देखना चाहें तो वीडी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं, मतलब इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई एल होता है ना, तो वी का वोल्टेज का वोल्ट और लेंथ का हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर, मीटर स्क्वायर बाई वी एस। ठीक, ये है यूनिट। ठीक, और प्रैक्टिकली इसका जो वैल्यू होता है वो 10⁴ होता है, जो जनरली नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं। और मोबिलिटी का एक और बात तुम देख लो, मोबिलिटी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, अच्छा, मोबिलिटी जो होता है ना वो मैग्नीट्यूड को डिनोट किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ वीडी का हम लोग केवल मैग्नीट्यूड को लेके बात करते हैं, कोई डायरेक्शन लेके बात नहीं किया जाता है। तो मोबिलिटी मस्ट बी पॉजिटिव, मोबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक, मोबिलिटी मतलब क्या है कि थोड़ा रियलाइज करो कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे ना, तो सारा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेके चलना चालू किया था। जो ड्रिफ्ट हो रहा था, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी जो एक्वायर किया था, अगर एक यूनिट जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिए थे उससे एक हर एक कोई कुछ कुछ वेलोसिटी एक्वायर किया था। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी जो मिला था सबका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो हम वीडी निकाले थे। अब हम बोल रहे हैं कि एक एक अब एक एक इलेक्ट्रॉन जो एवरेज वेलोसिटी एक्वायर किया था वो वीडी था। ठीक, अगर हम एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे होते तो जितना वेलोसिटी वो गेन करता ना, वो वेलोसिटी होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब क्या हो रहा है, मोबिलिटी मतलब कि जब हम लोग एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कितना एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक, तो मोबिलिटी जो होता है प्रैक्टिकली इन द रेंज 10⁴ होता है। ठीक, और मोबिलिटी पॉजिटिव होता है। ठीक, क्योंकि जो वेलोसिटी गेन कर रहा है ना, ठीक, वो हम लोग बस मैग्नीट्यूड को लेके बात करेंगे, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना वेलोसिटी गेन होगा। ठीक, तो हम लोग केवल और केवल मैग्नीट्यूड को लेके बात करते हैं। ठीक, टाउ हम लोग जानते हैं, वेयर टाउ इज द एवरेज कोलिजन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होगा उसका एवरेज टाइम टाउ था। ठीक, अब देखो इसके अलावा भी एक टॉपिक है, हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, तो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन। ठीक, लिमिटेशन में मतलब ओम्स लॉ कहाँ फेल हो जा रहा है। ठीक, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। मतलब अगर हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाए ना, V V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, तो
वी और आई, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये था ओम्स लॉ। ठीक, अगर हम लोग वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाए तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। ठीक, अगर इसी कर्व से हमको कभी डेविएशन दिख जाए, कैसा भी, मान लो ऐसा ऐसा ऐसा, किसी भी तरीका का अगर हमको डेविएशन दिख गया, V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सॉरी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर ऐसा नहीं मिला हमको कर्व, अगर V नॉट प्रोपोर्शनल हमको दिखा I के, तब हम लोग बोलेंगे कि डेविएशन हो गया ओम्स लॉ से। ठीक है, अब ये चीज कहाँ होता है? ठीक, देखो ये चीज कहाँ दिखता है हम लोग को, सबसे पहले जब हम लोग डायोड पढ़ेंगे ना, जब हम लोग डायोड पढ़ेंगे, वो सेमीकंडक्टर में पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 14 में है। ठीक है, तो डायोड में हम लोग को ये चीज दिखेगा, मेनली डायोड में ये चीज दिखता है, जहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जब वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, तो कुछ समय तक जो है ना, वोल्टेज बढ़ाने से करंट जो है बढ़ता ही नहीं है, फिर अचानक एक टाइम आता है जिस समय करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अचानक स्टीपली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। फिर ऐसा पीछे भी होता है, मान लो जब हम लोग करंट को रिवर्स करेंगे, धीरे धीरे रिवर्स करना चालू किया, ठीक, तो अब यहाँ से अगर उल्टा वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, पहले तुम्हारा वोल्टेज इंक्रीज, वोल्टेज उल्टा, देखो नेगेटिव वोल्टेज देने का मतलब क्या है कि बैटरी को उल्टा लगा दिए हैं, तो आप बैटरी को उल्टा लगा के धीरे धीरे जब तुम वोल्टेज बढ़ाएगा ना, तो इसमें इसमें भी होगा कि तू पहले करंट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा ना, वैसे ही करंट अचानक स्टीपली बढ़ जाता है। ये डायोड में होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, इसका पूरा केस स्टडी हम लोग पढ़ेंगे, जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से इसका कॉन्सेप्ट हम लोग को मिलेगा। ठीक, तो अभी के लिए बस इतना ही जानो कि डायोड जो होता है ना, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक, दूसरा GaSa, गैलियम आर्सेनाइड का एक कंपाउंड होता है। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड का जब कंपाउंड से हम लोग करंट को पास करवाएंगे ना, तो वो भी तुम्हारा वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, तो वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक, गैलियम आर्सेनाइड का कुछ ऐसा होता है कर्व, कुछ ऐसा कर्व होता है। ठीक, अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन सेमीकंडक्टर में भी नहीं है। ठीक, बस इतना ही जान लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो खाली नाम के लिए जान लेना गैलियम आर्सेनाइड। और अगर कर्व ध्यान रखना, अगर तुमको क्वेश्चन में ये कर्व दिखता है कहीं, तो ये गैलियम आर्सेनाइड का कर्व है। और दो रीजन्स भी डिवाइड किया गया है, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर रीजन, और इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक, इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन हम लोग को पढ़ना नहीं है, कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। ठीक, और एक और केस हो सकता है जहाँ पे वी और ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। जैसे हम लोग अगर इस कर्व को देखें, ठीक, तो हमको क्या दिखेगा, एक पर्टिकुलर वी के लिए एक पर्टिकुलर करंट है। ठीक, अगर कभी हमको ऐसा ग्राफ मिल गया, जैसा इसमें अभी अभी यहीं देख लो। ठीक, यहाँ देखो, एक पर्टिकुलर वी के लिए हमको दो करंट अलग अलग मिल रहा था कि नहीं? ओम्स लॉ तो ऐसा नहीं था, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब R तो कांस्टेंट है, मतलब जब तुम्हारा एक पर्टिकुलर V होगा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर I ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो, एक V में तुमको दो I मिल गया, तो यहाँ भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो ये दो तीन केस है जहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ठीक, ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये लिमिटेशंस था ओम्स लॉ का, कहाँ कहाँ डायोड में फॉलो नहीं हुआ, डायोड का कर्व ये होता है। ठीक, उसके बाद एक हो गया तुम्हारा GaSa में फॉलो नहीं होता है, गैलियम आर्सेनाइड का एक कंपाउंड होता है, उसमें फॉलो नहीं होता है। उसके बाद जहाँ पे तुम्हारा ये गैलियम आर्सेनाइड का ही केस है, ठीक है, जहाँ पे एक वोल्टेज में दो करंट तुमको मिल जाएगा। ठीक, ऐसा बिहेवियर तुमको कहाँ मिलता है, गैलियम आर्सेनाइड में भी दिखता है। ये क्या बोल सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड तुम्हारा सेमीकंडक्टर ही एक तरीका का। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम और आर्सेनाइड दो चीज का मिक्सचर है। ठीक है, डोपिंग किया गया है, ये हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सिलिकॉन का होगा, उसमें कुछ डोपिंग कर दिया जाएगा, कार्बन का होगा, कुछ डोपिंग करते हैं। ठीक है, वैसे ही डोपिंग किया गया यहाँ पे, गैलियम में आर्सेनाइड का डोपिंग या आर्सेनाइड में गैलियम का, याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ है। ठीक है, ये भी एक तरीका का सेमीकंडक्टर का ही टॉपिक है। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक, उतना डीप में इसके बारे में नहीं जानना है, हम फिर बता दे रहे हैं। ठीक है, ये जो कर्व का रीजन के बारे में भी बोला कि इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब इन आवर सिलेबस एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। ठीक, खाली बोला गया है ये नॉन लीनियर रीजन है और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। ठीक, फर्दर तुम लोग नेट वेट से सर्च करके देखो, अगर कोई अच्छा डिस्क्रिप्शन मिले इसके ऊपर। ठीक,
हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रेजिस्टिविटी। जल्दी बताओ, रेजिस्टिविटी बताएं कि नहीं? याद है रेजिस्टिविटी किसको बोल रहे थे? रो। जब लेंथ 1 यूनिट होगा, एरिया 1 यूनिट होगा, उस समय जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, ठीक है। अब तुम एनसीईआरटी जब खोलेगा ना, तो तुमको 0 डिग्री टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कितना होता है, अलग अलग चीज का अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, कि किसका कितना रेजिस्टिविटी होता है। ठीक, और इसी में एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग, कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन, ठीक। रेजिस्टिविटी, कलर कॉम्बिनेशन, अल्फा के बारे में पढ़ेंगे, और टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होता है रेजिस्टिविटी का, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये 3 चीज में यहाँ ये टॉपिक इस 4 चीज में खत्म होगा। ठीक, तो जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं क्या होता है। रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या था? रो इज इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े थे, सिग्मा इज इक्वल टू कितना था? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ठीक, 1/सिग्मा को ही तो रो बोला गया था ना, तो रो इज इक्वल टू m/n² इंटू टाउ। ठीक, एक फॉर्मूला इसका आ गया। ठीक है, एक और चीज याद रखना, आर इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी जो होता है ना मटेरियल का, कब चेंज होता है? जब उसका मास चेंज होगा, या उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में चेंज होगा, या टाउ चेंज होगा। अब देखो जनरली जैसे हम लोग जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो मास फिक्स रहता है। जैसे रेजी कोई एक कंडक्टर ले लिए, तो उसका मास तो हम लोग घटाते बढ़ाते नहीं है। ठीक है, जिससे करंट पास हो रहा है, उसका जो मटेरियल लिए हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, उसका मास फिक्स रहता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है। चेंज क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ाने से एन और टाउ चेंज होता है। ठीक है, अब पहले इस पे फोकस करते हैं हम लोग। टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। ठीक है, अब देखो एक एक चीज को यहाँ देखते हैं, क्या है रो, क्या है रो नॉट, क्या है वह अल्फा और डेल थीटा क्या क्या है। ठीक, उसके बाद इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन वो क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक में, इसमें नहीं, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले ये पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, पहले क्या क्या है टर्म। ठीक है, ये रो है, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हमको रेजिस्टिविटी निकालना है, तो वो रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर क्या होगा, वो है। ठीक है, रो नॉट रेफरेंस टेम्परेचर को हम लोग बोलते, रेफरेंस कि जो हम लोग का रेफरेंस टेम्परेचर था। ठीक है, मतलब जब तुमको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो जैसे शुरू कोई भी चीज को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। जैसे कि सपोज करो टी नॉट टाइम पे मेरा रेजिस्टेंस रो नॉट था। ठीक है, तो बताओ जब टी एक्स टाइम होगा, उस समय मेरा रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जो ये है मेरा रेफरेंस टेम्परेचर। ठीक है, और उस रेफरेंस टेम्परेचर में जितना मेरा रेजिस्टिविटी था, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रो नॉट। ठीक है, जब भी तुमको क्वेश्चन देगा तो बोल देगा कि इनिशियली इतना था, तो इनिशियली इतना रेजिस्टेंस पे इतना इतना टेम्परेचर में इतना रेजिस्टेंस था, तो बताओ इतना टेम्परेचर में कितना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर में जो मेरा रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बोल रहे हैं रो नॉट, रो नॉट से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, और ये जो रेजिस्टिविटी होगी, ये किसी भी दूसरा टेम्परेचर में। ठीक, और ये डेल थीटा क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, ये टी एक्स और टी नॉट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं, टी एक्स और टी नॉट के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल थीटा। ठीक है, अच्छा अल्फा क्या है? अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पूरा नाम है इसका, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ? रो माइनस रो नॉट बाई रो नॉट इंटू डेल्टा। आप इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन भी लैंग्वेज में जरूरत है। वैसे नोट्स के लिए हम डिस्क्रिप्शन में पहला वीडियो पहला लेक्चर में डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, लिंक है नोट्स का। ठीक है, इसमें हम खाली डेफिनेशन तुमको बता देते हैं क्या है, समझा देते हैं तुमको। यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन लिख नहीं रहे हैं, नोट्स के लिए तुम वहाँ पे लिंक को फॉलो करो। ठीक,
अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है समझते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वो फैक्टर है, ठीक है, या वो यूनिट है, ठीक है। मतलब इसको कैसे समझेंगे कि कितना रेजिस्टिविटी कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टेम्परेचर चेंज होने से, पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर कितना रेजिस्टिविटी में चेंज आता है। एक यूनिट अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, एक यूनिट रेजिस्टेंस लेके अगर हम लोग काम करेंगे तो पर यूनिट रेजिस्टेंस है। मान लो तुम एक मटेरियल लिया है जिसका रेजिस्टेंस जो रेफरेंस टेम्परेचर में रो नॉट था, तो उसका रेजिस्टिविटी अगर अगर तुमसे उससे अल्फा पूछा जाए, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, तो वही समझना है कि सेम मटेरियल है, उस मटेरियल का अगर रेजिस्टिविटी 1 रहा होता, उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी अगर 1 रहा होता, और उस समय अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा रहे होते, ठीक है, 1 यूनिट से टेम्परेचर को बढ़ा रहे होते और उसका रेजिस्टिविटी उस रेफरेंस टेम्परेचर में 1 यूनिट रहा होता, उस समय जितना उसका रेजिस्टेंस में चेंज आया, 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने से जितना उसका रेजिस्टिविटी में चेंज आया, उस चेंज को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या बोले, फिर बोलते हैं, कितना रेजिस्टिविटी में चेंज आता है 1 यूनिट रेजिस्टेंस में, 1 यूनिट पर यूनिट रेजिस्टिविटी में पर यूनिट टेम्परेचर पे, ठीक। ये हो गया हम लोग का अल्फा, ठीक। अब देखो ये जो अल्फा होता है ना, जो अल्फा है, अच्छा देखो ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल थीटा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हम लोग रो और टेम्परेचर का प्लॉट करें, प्लॉट बनाए रो और टेम्परेचर का, तो देख के प्लॉट क्या लगना चाहिए हमको कि प्लॉट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, जहाँ पे ये मेरा स्लोप होना चाहिए, ठीक है, और ये मेरा वाई इंटरसेप्ट होना चाहिए, ठीक। सिंपल मैथमेटिकल बात बता रहे हैं और कुछ नहीं। ये मेरा रो नॉट, ये मेरा स्लोप होना चाहिए, ये मेरा वाई वाई इंटरसेप्ट होना चाहिए, ठीक है, और ये मेरा इसके इसके बीच का कर्व स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक, कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन अब सबका कर्व ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हर कोई इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं करता है, डेविएशन क्यों आता है, इसका कुछ एक छोटा सा बात हम तुमको बताएंगे, मतलब क्या फैक्टर है कि जो ये रो को चेंज करता है, कैसे रो चेंज हो रहा है, वो जब बताएंगे तो लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ये कारण हो सकता है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्यों सारा चीज एक जैसा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। जैसे पहले 3 एग्जांपल हम बता देते हैं। जो कॉपर होता है ना, कॉपर के लिए कर्व कुछ ऐसा होता है, ठीक है। निक्रोम के लिए मोर और लेस कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर्स होता है ना, जो टिपिकल सेमीकंडक्टर है, उसके लिए कर्व ऐसा होता है। मतलब सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी गिरता है, मतलब करंट और अच्छा से फ्लो होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से करंट अच्छा से फ्लो होगा, ठीक। निक्रोम, निक्रोम में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, मतलब करंट को ज्यादा ऑपोजिशन मिलेगा, ठीक है। जो होना चाहिए था, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, वही है। कॉपर, कॉपर में लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, और ये भी जो लीनियरली बढ़ता है ये एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर तक में ही लीनियरली बढ़ रहा है, उसके बाद फिर लीनियरली नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन में आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लीनियरली क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट बात की क्या क्या फैक्टर है। तो फॉर्मूला जरा सा देख लो, सिग्मा का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू, सॉरी रो इज इक्वल टू था तुम्हारा m बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। अब इसमें दो फैक्टर हम बोले थे कि जब भी रो चेंज होगा ना, तो ये दो फैक्टर से चेंज होता है, एक n और एक टाउ। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एवरेज मतलब कोलिजन होगा, उन दोनों के बीच में जो एवरेज टाइम था वो है टाउ, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो होता क्या है समझना है। अगर हम लोग कंडक्टर का बात करें, ठीक है, कंडक्टर का अगर हम लोग बात करें, तो
होता कंडक्टर के लिए ना, ये जो फॉर्मूला हम लोग ऊपर लिखे हैं, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में अल्फा का वैल्यू कंडक्टर के लिए अल्फा ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब अल्फा पॉजिटिव होता है। लेकिन यही चीज सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर का बात करेंगे ना, तो ये अल्फा लेस देन 0 हो जाता है। ठीक है, अब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा, और कंडक्टर में क्या हो रहा है, पॉजिटिव मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, जो हमको दिख भी रहा है ग्राफ से। ठीक है, आप समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखो, जो ये फॉर्मूला है एन और टाउ, टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्ट क्या हो रहा है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, ठीक, तो एन क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, तो जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड था ना वो फ्री होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बहुत अच्छा से सोचो, ठीक है, कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहता है ना वो पहले से ही फ्री होता है, उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन मान के ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा। ठीक है, मतलब अगर एक मोल माने जैसे अगर तुम सोडियम का मेटल लेता है, ठीक है, सोडियम मेटल लिया, तो उसमें अगर एक मोल सोडियम एटम होगा तो एक मोल फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाएगा, एक मोल से थोड़ा बहुत कम मिल सकता है, कुछ बाउंडेड रह भी गया। ठीक है, लेकिन लगभग अप्रॉक्स तो एक मोल के आसपास हमको मिल जाएगा। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो बाहर वाला आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन था, जो एक्स्ट्रा एक दो ठो बचा हुआ होगा वही निकलेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के केस में एन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, कंडक्टर का केस में एन में बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल चेंज तुमको नहीं दिखेगा, मतलब एन बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन बहुत माइन्यूट बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन टाउ का क्या होगा, टाउ मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच का कोलिजन का टाइमिंग। ठीक है, तो दो जो इलेक्ट्रॉन आप बीच दो इलेक्ट्रॉन जो टकराएगा, वो कोलिजन का टाइमिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, निश्चित है टाउ का वैल्यू घटेगा। ठीक है, और ज्यादा फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा, जल्दी 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 टकराएगा, मतलब टाउ घटेगा, टाउ घटेगा, लेकिन एन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अब टाउ अगर घट गया तो रो का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसीलिए कंडक्टर के लिए रो का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, अब अगर ये इसका जो घटने का रेट है वो अगर कांस्टेंट रहता है तो रो भी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, तो तुमको कर्व स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यही अगर टाउ जो है अनइवन रेट से घटने लगा, टाउ जो है अनइवन रेट से घटने लगा, तो रो भी तुमको कांस्टेंट रेट से बढ़ता हुआ नहीं मिलेगा, जैसा कॉपर का केस में हुआ था। हम लोग ऊपर कर्व में देखे कॉपर, ये कॉपर के लिए था। ठीक है, अच्छा कॉपर के लिए तुमको अनइवन केस क्यों दिख रहा था, यहाँ से समझ में आ रहा है। निक्रो में हो सकता है कि यहाँ पे टाउ जो है वो इवनली घट रहा होगा। ठीक, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही घट रहा होगा, जिसके कारण रो भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही बढ़ रहा होगा, लेकिन ये भी एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर तक में ही होता है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का केस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर जब तुम पढ़ेगा ना, डीप में जब तुम सेमीकंडक्टर पढ़ेगा तो तुमको क्या दिखेगा, वहाँ डोपिंग भी किया जाता है। डोपिंग क्यों करते हैं, ताकि हाँ वैकेंसी क्रिएट हो, होल्स क्रिएट हो और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो। ठीक है, अगर हम लोग हीट करते हैं ना कंडक्टर सेमीकंडक्टर को, तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्री नहीं होता है। सेमीकंडक्टर, जैसे सेमीकंडक्टर किसका बनता है जनरली, जिसका वैलेंसी 4 होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन उसका बाउंडेड रहता है। जैसे सिलिकन है, तो सिलिकन चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन से बाउंडेड होता है। सेमीकंडक्टर मेनली ग्रुप, जो सेमीकंडक्टर है वो उस ग्रुप का बनता है जिसका वैलेंसी 4 है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो वाला ग्रुप जो है। ठीक है, इसमें अब ये सिलिकॉन चारों तरफ से बाउंडेड होगा, ये सिलिकॉन चारों तरफ से बाउंडेड होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर मिलता है ना, तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। ठीक है, तो सिलिकॉन मतलब जो ये का सेमीकंडक्टर का केस होता है, उसमें टेम्परेचर मिलने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। नॉन मेटल का केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो रहता है कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नॉन मेटल के केस में तुम्हारा जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, तो जब हम लोग टेम्परेचर देंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। मतलब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का केस में एन जो है ना वो काफी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं, मान लो पहले फ्री इलेक्ट्रॉन था नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन था नहीं, ठीक है, तो क्या दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन का टाइमिंग होगा उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा, नहीं आएगा। जब तक भीड़ नहीं होगा तब तक कोलिजन तो फ्रीक्वेंट होगा ही नहीं। अभी तो इन लोग के पास भीड़ ही कम है,
सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो दिखेगा कि भीड़ ही कम, इलेक्ट्रॉन का भीड़ उतना है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन का भीड़ उतना है ही नहीं, तो फ्रीक्वेंट कोलिजन ज्यादा होगा ही नहीं, मतलब टाउ बहुत ज्यादा नहीं घटेगा, टाउ थोड़ा बहुत तो टाउ घटेगा लेकिन टाउ बहुत ज्यादा नहीं घटेगा, ठीक है, लेकिन एन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, जैसे 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 एन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे धीरे धीरे वहां ग्रुप बढ़ेगा, और बहुत ज्यादा जब ग्रुप बढ़ जाएगा तब थोड़ा सा डिसबैलेंस दिखेगा, लेकिन इनिशियली तो एन ज्यादा रेट से बढ़ेगा और टाउ का घटने का रेट कम होगा, जिसके कारण ओवरऑल जब एन बढ़ रहा होगा तो रो घट जाएगा, ओवरऑल जो हमको इफेक्ट दिखेगा वो एन के इंक्रीज होने का दिखेगा, जिसके कारण क्या होगा, रो मेरा घट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या मिलता है, कंडक्टर और इंसुलेटर का केस में रो घट जाता है, और सॉरी कंडक्ट सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर का केस में रो घट जाता है, रो के घटने से रेजिस्टिविटी घट रहा है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी कैसे घट रहा है वो हम समझा दिए इस फॉर्मूला से, ठीक है, और एक और बात, अल्फा यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है, और कंडक्टर का केस में रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। Thank you.